काउंसलर क्या उसको अपने अंदर इनबिल्ट करना है, वो सब कुछ इसके अंदर आता है। ठीक, अब वो सब कुछ इसके अंदर आना क्यों है? क्योंकि एक इफेक्टिव हेल्पर एक काउंसलर ही है जो डिस्ट्रेस वाले सिचुएशन से क्लाइंट को निकाल रहा है टू द पॉजिटिव नोट, टुवर्ड्स द ग्रोथ, टुवर्ड्स द एम्पावरिंग क्लाइंट, कि वो अपनी चीजों से वन टू वन होकर के निकल सके। किसी चीज का पता होना इज वेरी डिफरेंट थिंग और उस किसी चीज का एक्सेप्ट करना इज वेरी डिफरेंट थिंग, है ना? क्योंकि मुझे पता है मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहती हूँ, मेरी चॉइस है, क्या मैं एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रही हूँ उस चीज को, वो स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, उससे मुझे परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है ना? ये इसके अंदर आ जाता है। तो हमें कैसे रोल करना है आगे अपने क्लाइंट के साथ में एज अ इफेक्टिव Effective helper may be said to be a professional who is able to facilitate a change the feelings, the thought process, and the behavior of the individual to bring out positive and result-oriented outcomes of his or her situation. इफेक्टिव हेल्पर है जो कि उसको हमने क्या बोला, प्रोफेशनल, एक प्रोफेशन है ये, जिसमें हम क्लाइंट के अंदर चेंजेस लेके आ रहे हैं। चेंजेस जो पॉजिटिव बिलीव्स की तरफ हो, उसके पॉजिटिव फीलिंग्स की तरफ हो, हेल्थी फीलिंग्स की तरफ हो, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस हम उसके अंदर इनबिल्ड कर सके, उसके बिहेवियर को सही दिशा में ले जा सके और उसको पॉजिटिव एक पूरा ओवरऑल उसके अंदर डेवलप कर सके। रिजल्ट ओरिएंटेड आउटकम होना जरूरी है। रिजल्ट ओरिएंटेड आउटकम मतलब हम सेशन करे जा रहे हैं, हमारे क्लाइंट पे कोई असर ही नहीं हो रहा, वो इफेक्टिव रिजल्ट ही नहीं दे रहा, हमें हमारा आउटकम ही नहीं निकल रहा, तो उस सेशन का कोई फायदा ही नहीं है। वहां पे मेरा क्लाइंट भी डिक्लाइन करेगा, वो और नीचे जाएगा और चीजें खराब होंगी, है ना? तो दिस इज बेसिकली कि रिजल्ट ओरिएंटेड आउटकम्स हम लेकर के आ रहे हैं, उसके बिलीव्स को चेंज करके, उसके नेगेटिव फीलिंग्स को चेंज करके, थॉट प्रोसेस पे काम करके, उसके बिहेवियर पे काम करके, इमोशंस पे काम करके, ये सारा ही इसके अंदर आ जाता है। Characteristics of effective helper: self-awareness and understanding good psychological help. Self-awareness, मैं खुद के बारे में अवेयर हूँ, और अंडरस्टैंडिंग, खुद के बारे में अवेयर होना क्यों जरूरी है यहाँ पे बीइंग अ काउंसलर? मैम ताकि मुझे अपना वीकनेसेस पता हो कि मैं मतलब कौन से पॉइंट्स पे जाके मुझे कहाँ पे कितना कंट्रोल रखना है, किस हद तक जाके बोलना है सामने वाले को, कौन सी बात मेरी बुरी लग सकती है, कौन सी अच्छी लग सकती है। सेल्फ अवेयरनेस, मेरा स्ट्रेंथ, मेरा वीकनेसेस, मेरा नीड्स, मेरा डिजायर्स मुझे पता चलेगा ओवरऑल, तो मेरा वीकनेस मेरे क्लाइंट को एक्सेप्ट करने में बैरियर ना बने, या मैं अपने क्लाइंट को हर्ट ना कर दूं, उसे परेशान ना कर दूं, ऐसे मैं अंडरस्टैंड कर सकूं अपने क्लाइंट को। गुड साइकोलॉजिकल हेल्थ, जब तक मेरा साइकोलॉजिकल हेल्थ अच्छा नहीं होगा तो क्या मैं क्लाइंट की साइकोलॉजिकल हेल्थ अच्छी कर पाऊंगी? नो मैम। मैं तो खुद की परेशानियों में भी जूझ रही हूँ, क्लाइंट आके बैठ गया, वो अपनी परेशानी गा रहा है, फ्रस्ट्रेशन में बोल दिया कि क्या यार आकर के बोल देते तुम लोग सारे, मेरी भी तो खुद की परेशानियां है। फ्रस्ट्रेशन किसी पे भी निकल सकता है, तो मेरा साइकोलॉजिकल हेल्थ सही होना बहुत जरूरी है, तभी मैं अपने क्लाइंट के साथ काम कर सकूं। सेंसिटिविटी टूवर्ड्स माय क्लाइंट्स सिचुएशन, उसकी सिचुएशन को लेकर के, उसके सर्कमस्टांसेस को लेकर के, उसकी प्रॉब्लम को लेकर के। मैं ऐसे ना बोल दूं ये क्या बात हुई छोटी सी, मैंने उसको मिनिमाइज कर दिया उसकी प्रॉब्लम को। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर देयर, कोई प्रॉब्लम मेरे लिए बहुत बड़ी हो सकती है, शायद तुम्हारे लिए बहुत बड़ी ना हो, और कोई प्रॉब्लम तुम्हारे लिए बहुत बड़ी हो सकती है, शायद मेरे लिए ना हो। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, तो मैं अपने क्लाइंट को हर्ट ना करती। ओपन माइंडेडनेस, ऑब्जेक्टिविटी एंड कॉम्पिटेंस। ओपन माइंडेडनेस इज बेसिकली कि मैं ओपन
ओपन माइंडेडली काम करूं, मैं क्लोज माइंडेडली काम ना करूं। कैसे कि कुछ नोशंस को लेके चल रही हूँ और वो नोशंस भी मैंने क्लाइंट पे भी अप्लाई कर दी। ये तो खराब होता है, ये सही होता है, ये खराब होता है, ये अच्छी चीज नहीं होती है, और मैंने उन्हीं सांचे में क्लाइंट्स के साथ भी काम कर रही थी। वो नहीं होगा। मैं अपने क्लाइंट को जब तक एक्सेप्ट नहीं करूंगी जैसा वो है वैसा ही, तब तक काम नहीं बनेगा। ऑब्जेक्टिविटी टू बी नॉन जजमेंटल, 100% अपने क्लाइंट को एक्सेप्ट करना। एक पूरा जो हमने वो पढ़ा था ना, कॉन्ग्रेंस और इनकॉन्ग्रेंस वाली स्टेट, जो मैं हूं मैं वही खुद को दिखा रही हूँ और अपने क्लाइंट के सामने पूरा जेन्युइनली भी काम कर रही हूँ और नॉन जजमेंटल वे में काम कर रही हूँ, उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर रही हूँ जैसे मेरा क्लाइंट है। कॉम्पिटेंस, मैं अपने क्लाइंट के साथ पूरा 100% दे रही हूँ, फिजिकली, मेंटली, अपना स्किल्स, सब कुछ। ट्रस्टवर्दीनेस, इफ आई एम सेइंग अपने क्लाइंट से कि मैं ये बात आपकी किसी को नहीं बताऊंगी या आपके पेरेंट्स से डिस्क्लोज नहीं करूंगी, तो मुझे अपने क्लाइंट के कंसर्न के बिना डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। ट्रस्टवर्दीनेस। इंटरपर्सनल अट्रैक्टिवनेस, मैं अपने क्लाइंट से बात करने की इच्छुक रहूं और मेरा क्लाइंट मुझसे बात करने का इच्छुक रहे। जब तक हम किसी से बात करते हैं तो अगर हमने पहले कम्युनिकेशन हमने स्टार्ट कर भी दी तो वो इंटरेस्ट कब डेवलप होता है, जब सामने वाला भी इंटरेस्टेड हो या नहीं। यस मैम। किसी ने भेज दिया होता है ना व्हाट्सएप पे, फिर बाय बोल देते हैं। सेम विद द क्लाइंट्स, अगर हमारा क्लाइंट हमें बता रहा है अपनी बात और हमने बोल दिया ठीक है, ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, मेरा जो जेस्चर है, मेरे जो एक्सप्रेशन है वो ये कह रहे हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड आपकी प्रॉब्लम में या आपकी बातों में, क्लाइंट उठ के चला जाएगा। क्योंकि भाई वो सबको अपनी प्रॉब्लम बताता तो नहीं घूम रहा ना, कि सबको बताता घूम रहा है वो अपनी बातों को, वो आपसे आया है क्योंकि वो कुछ ट्रस्ट लेके आया है, कुछ उम्मीद लेके आया है। तो मेरी तरफ से एफर्ट्स थोड़ा ज्यादा होना जरूरी है ताकि वो मुझ पे ट्रस्ट करे, मुझे अपनी बातें बता सके, मैं उस ट्रस्ट को मेंटेन करूं, मैं उसकी बातों को अंडरस्टैंड कर सकूं, मैं उसको जज ना कर सकूं, मैं उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लूं जैसा वो है। ठीक। नेक्स्ट इज एट्रीब्यूट्स ऑफ इफेक्टिव हेल्पर या इफेक्टिव काउंसलर। क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं? पहले आती है पर्सनल क्वालिटीज जो मुझे अपने अंदर डेवलप करनी है। Personal qualities of an effective counselor can be classified into 3 categories: knowing oneself, understanding others, and relating to others. खुद को जानना, दूसरों को समझना और दूसरों के साथ चीजों को रिलेट करके देख पाना। सबसे पहले इसमें आ जाता है knowing oneself, खुद को जानना। The first and foremost step in helping others effectively is to know yourself. खुद को जान लो। अब खुद को कैसे जाने? This requires introspection and self-exploration. Introspection, हम अपनी ही चीजों को deeply observe कर रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, self को explore कर रहे हैं। Knowing oneself involves self-awareness, positive mental health and critical thinking. क्या क्या है इसमें? सेल्फ अवेयरनेस, खुद के बारे में अवेयर होना, पॉजिटिव मेंटल हेल्थ होना मेरी, और क्रिटिकल थिंकिंग, चीजों को क्रिटिकली देख सकूं, समझ सकूं। एक ही सिंगल आई देख करके काम ना करूं, उसको आगे पीछे ऊपर नीचे करके भी मैं चीजों को समझ सकूं, देख सकूं। सबसे पहले आ जाता है इसमें सेल्फ डायमेंशंस, एक्सप्लोरिंग टू द मल्टी डायमेंशंस। जो सेल्फ का है, मेरे लाइक्स और डिसलाइक्स, मेरे रिलेशंस, मेरा नीड्स, लिमिटेशंस और एबिलिटीज, मेरे इमोशंस होने चाहिए। मैं कहाँ इमोशनली वीक हूँ, मेरे रिश्ते किससे कैसे हैं, मैं क्या पसंद करती हूँ, मैं क्या नहीं पसंद करती हूँ, मेरे नीड्स क्या हैं, मेरे लिमिटेशंस क्या हैं, किस तरह की एबिलिटीज है मेरी, क्या गोल्स है मेरे, वो सारा इसके अंदर knowing oneself पहला।
self-awareness, positive mental health, and critical thinking. This process will enable you to become aware of your needs. मेरे needs का, मेरे desires का, मेरे emotions का, सब चीज का मैं अपने बारे में aware हुई. Positive mental health. The positive mental health of the counselor is important. एक counselor की positive mental health बहुत जरूरी है. क्यों है? मैम अगर काउंसलर की मेंटल हेल्थ पॉजिटिव होगी तो हर चीज को पॉजिटिवली देख के उसको वैसे रिस्पॉन्स करेगा, और अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा तो क्लाइंट को भी अच्छा फील होगा. क्लाइंट को अच्छा फील होगा, वो पॉजिटिविटी दूसरे में भी डेवलप कर सकेगा. और अगर मेरे अंदर एक पॉजिटिव थॉट नहीं है, पॉजिटिव मेंटल हेल्थ नहीं है, तो मैं दूसरे को क्या चीज दे पाऊंगी? कुछ भी नहीं. तो मुझ में और जो मेरे पास क्लाइंट आया है उसमें कोई अंतर ही नहीं रहा है ना. Yes. Next is critical thinking. It helps you to conceptualize, apply, analyze, synthesize, and evaluate information gathered from observation, experience, reflect, reasoning, and comprehension. इकट्ठे करना प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम की चीजों को, सब जो इंफॉर्मेशन है वो इकट्ठी करना, उसको एक साथ जोड़ना, फिर उसमें चीजों को देखना क्या है, कैसे है, क्यों है, कितना है, जो हम उसके लिए सॉल्यूशन अटेम्प्ट करना चाहते हैं उसको अप्लाई करना, देख करके समझना, फिर चीजों को सही करने की तरफ लेकर के चलना. क्रिटिकली हम प्रॉब्लम को 360 डिग्री में देखते हैं. सब कुछ उसके फैक्टर्स क्या क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, कब हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, या कोई रीजन नहीं है, और कौन कौन सी चीजें हैं जो उसमें और पोक करे जा रही है, कि हमारे क्लाइंट को क्या ज्यादा स्ट्रेसफुल इवेंट चल रहा है अभी भी. पूरा क्रिटिकली उसको देख करके आगे बढ़ने की कोशिश करना, समझना कि व्हाट इज द थिंग एक्चुअली जो अभी स्ट्रेसफुल है. दो तरह के इवेंट्स होते हैं. कोई इवेंट हुआ, खत्म हो गया, एक तो ये होता है. एक होता है वो इवेंट या तो चल ही रहा है या फिर वो बीच में पोक करता रहता है ना. तो जो पोक करने वाला है वो बड़ा खतरनाक सा है, क्योंकि वहां एक फैक्टर है जो बार बार प्रॉब्लम को अराइज करा रहा है, ये नहीं. यस मैम. टाइम भी उसको कैसे हील करे, क्योंकि उस घाव को चोट लगी है, बहुत छोटी सी बात है, चोट लगी है, अगर उसको बार बार कुरेद देंगे तो वो भरेगी ही नहीं, कभी भी वो घाव भरेगा ही नहीं, तो वो बड़ा खराब होता है. तो क्रिटिकली सब चीज को देख करके हम अपने क्लाइंट के साथ चीजों को अटेंड करते हैं. Next is understanding others, दूसरों को समझना. As a counselor, your ability to understand others depends on your sensitivity, empathy, open-mindedness, and objectivity. Sensitivity is to understand the expressed as well as unexpressed, underlying thoughts and feelings lying from his or her verbal and non-verbal gestures. Verbal और non-verbal gestures से मैं उसकी चीजों को समझ सकूं, मैं उसकी बात की गहराई को समझ सकूं. मैं उसको इजीली ये ना कह दूं कि इसमें इतनी परेशान होने की कौन सी बात है भाई, तुम इतना परेशान हो रहे हो उस बात पे, है ना. मुझे सेंसिटिव रहना पड़ेगा अपने क्लाइंट के लिए, उसको समझना होगा, उसको बिना जज किए एक्सेप्ट करना, है ना. Empathy is putting yourself in the shoe of counseling. Through empathy, you will be able to understand the feelings of the client, his or her frustration, anger, helplessness, indifference, fear, and all other emotions. Empathy is उसकी जगह पर रह करके खड़े होकर देखना, क्या वो फील कर रहा है, क्या वो सोच रहा है, क्या वो किस चीज से वो गो थ्रू हो रहा है, किस तरह की उसकी कंडीशन है, क्या वो समझने की कोशिश कर रहा है, किस तरह की चीजों से वो जूझ रहा है, उसकी फ्रस्ट्रेशन को, उसके एंगर को, उसकी परेशानी को, उसकी लाचारी को, सबको समझना है इसके टू अंडरस्टैंड योर क्लाइंट, उसके वर्ड्स को भी और उसके इमोशंस को, है ना. Next is open-mindedness. This essentially means absent of preconceived ideas. It does not imply that as a counselor you are not having any belief system or value. Open-mindedness मतलब कि मैं अपने क्लाइंट को अपने
ना डालो। मैंने कुछ सोच लिया कि ऐसा ही नोशन होता है तो वो ऐसा ही होगा, ऐसे ही मैंने क्लाइंट पे भी जमा दिया, वो ऐसा नहीं है। तो अगर ऐसा हो गया, मेरे बिहेवियर में ऐसी चीजें हैं, तो आई एम नॉट अ गुड काउंसलर। अगर ऐसा होता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे अपने क्लाइंट को एक्सेप्ट करने के लिए, उसको एज इट इज समझने के लिए, उसको नॉन जजमेंटल वे में उसके साथ काम करने के लिए आई नीड टू बी ओपन माइंडेडनेस, है ना। ओपन माइंडेड होना पड़ेगा मेरे अंदर, ओपन माइंडेडनेस मेरे अंदर डेवलप करनी पड़ेगी मेरे को। तो बट एज अ काउंसलर ये नहीं है कि मेरा बिलीफ सिस्टम नहीं होगा कुछ, या कोई वैल्यू नहीं होगी, होगी, बट वो बिलीफ सिस्टम, वो वैल्यूज मुझे क्लाइंट को एक्सेप्ट करने में मेरे बैरियर ना बने, ये मुझे ध्यान रखना होगा, है ना। It only means that your own values and beliefs will not interfere in your acceptance of values, beliefs or idea of the counselor. मेरे क्लाइंट को एक्सेप्ट करने में, उसके बिलीव्स को, उसके आइडियाज को, उसके वैल्यूज को, मुझे वो भी एक्सेप्ट करना होगा, तभी मैं एक अच्छी काउंसलर बन पाऊंगी। देखो, बीइंग अ काउंसलर, क्या मैं ऐसी कंडीशन लगा सकती हूँ कि मेरे पास तो सिर्फ फीमेल्स आएंगे काउंसलिंग कराने, या मेल्स आएंगे, या जो ग्रेजुएट है वही लोग आएंगे? ऐसा कर सकती हूँ क्या? नो मैम। जब मैं ऐसा नहीं कर सकती, जब मेरे पास सबको ही आना है, तो आई नीड टू एक्सेप्ट एवरीवन, क्योंकि मैं एक सोसाइटी को सर्व कर रही हूँ। काउंसलिंग इज नॉट कि भाई मैंने डिग्री ले ली और मैं काउंसलर बन गई तो मैं सब कुछ हो गई, नहीं। मुझे अपनी चीजों पे कंटिन्यूस काम भी करना पड़ेगा, चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, मुझे अपने वीकनेसेस को हटा करके अपने उसको थोड़ा सा उस पे स्ट्रांगली उस पे काम करके मेरे वीकनेसेस मेरे क्लाइंट को एक्सेप्ट करने में बैरियर ना बने, या मेरे वीकनेसेस मेरे सेशंस में काम करने में मेरे आड़े ना आए, तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। Objectivity, to be empathic, not to be sympathetic, a thin line between understanding the emotions and getting carried away the emotions. Emotions की बाढ़ आई और हमें बहाया और ले गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। एम्पैथिक रहना है, सिंपैथिक नहीं होना है। अपने क्लाइंट को अनकंडीशनली एक्सेप्ट करना है, पॉजिटिव रिगार्ड के साथ काम करना है, with a proper gestures, proper face expressions, proper verbal notes। ऐसे ना हो कि मैं अपने क्लाइंट के साथ ये काम कर रही हूँ कि मैं कह तो कुछ और रही हूँ और कर कुछ और रही हूँ, है ना। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। Relating to others, C part आया इसका। It is essentially determined by your genuineness, ability to listen, and having positive regard when dealing with others. दूसरों के साथ डील कर रहे हैं तो उनसे रिलेट भी करना होगा। पहला is genuineness. Genuineness means that the counselor is aware of exhibiting his or her real life towards the client and as not putting on an apt behavior. जैसे if I am saying कि yes I am listening, posture leaning forward, interest is facial expression और eye contact maintain। ऐसे नहीं मैंने बोल दिया हाँ मैं सुन रही हूँ, बोलते रहो and I am doing something else, कान तो खुले हैं, नहीं। मुझे जेन्युइनली अपने क्लाइंट के साथ काम करना है। मैं ये चीजें एकदम से डेवलप नहीं होंगी, बट यस फॉर श्योर जब हम प्रैक्टिस करते हैं वो धीरे धीरे डेवलप हो जाती है ना। नेक्स्ट इज लिसनिंग। हमने पीछे वाली वीडियो में जब हमने सेकंड सेशन या थर्ड सेशन पता नहीं कौन से सेशन में था, पर लिसनिंग के टाइप्स पढ़े थे हमने। यस मैम। तो हम कम्युनिकेशन स्किल्स में पढ़े थे। यस, सेकंड वाले सेशन में। तो लिसनिंग के टाइप्स में हमें ये पढ़ा था कि हमें अटेंटिव लिसनिंग करनी है, बिकॉज काउंसलिंग में हम कोई मेडिसिन नहीं दे रहे हैं कि हमने मेडिसिन लिख दिया और वो खा के ठीक हो जाया। वी आर इट्स ओनली अ गिव एंड टेक वाला रिश्ता, सिर्फ कम्युनिकेशन है यहाँ पे। एंड कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट लिसनिंग और रिस्पॉन्डिंग।
मैं सुन भी रही हूँ, मैं बात भी बोल भी रही हूँ, जब तक मैं सुनूंगी नहीं अच्छे से तो मैं रिस्पॉन्ड क्या कर पाऊंगी अच्छे से? कुछ भी नहीं, है ना? The most important thing you need to know as a counselor is to listen to your client in a non-judgmental. Attentive listening तो करनी है, साथ में non-judgmental way में भी काम करना है। अगर हमने उसे जज कर दिया, वहाँ एज अ काउंसलर मैं नहीं बैठी हूँ, फिर मैंने लेमन पर्सन का रोल अपना लिया। थ्रू प्रैक्टिस काम होगा। Positive regards. It is obvious that counselor should convey positive regard to the client. हमने सेकेंड सेक्शन में किए थे पॉजिटिव रिगार्ड्स भी, वर्बल एंड नॉन वर्बल से थर्ड में होगा, पॉजिटिव रिगार्ड कन्वे करना, चाहे वो अनकंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड हो, चाहे वो वर्बली पॉजिटिव रिगार्ड हो, है ना? वो हमने पढ़ा था। पॉजिटिव रिगार्ड्स आर बेसिकली हम अपने क्लाइंट को एनहांसिंग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, या हम उसको उसकी पॉजिटिव चीजों पे रिगार्ड कर रहे हैं, जो वो छोटी से छोटी चीज अच्छी कर रहा है, या हमने उसको एक बहुत वेलकमिंग जेस्चर दे दिया, जैसे स्ट्रेस क्लाइंट का हाथ पकड़ लिया। ध्यान रखना जेंडर का, क्योंकि यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि देयर इज अ लिमिट बिटवीन क्लाइंट एंड काउंसलर। वो समाज वाली लिमिट ध्यान रख के काम करनी है ना? छोटा बच्चा है, हक भी कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमें पता होना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि वी डोंट नो कि सामने वाला इंसान उस चीज को किस नोड में लेके चला जाए। वो इमोशनली भी वीक है, वो थोड़ा सा बिहेवियर वे में भी वीक जा रहा है, वो थॉट प्रोसेस में वीक जा रहा है। अब उसको सहारा मिल रहा है कहीं से, बीइंग अ काउंसलर मुझसे, तो वो अलग नोशन में अट्रैक्ट हो सकता है। हमें ध्यान रखना है। एंड समटाइम्स हमें ध्यान रखते रखते भी अगर ऐसा हो जाता है, तो हमें इस चीज को स्ट्रिक्टली एक सही तरीके से, स्ट्रिक्टली इन द सेंस में डांट वाट दिया उसको उसके खिलाफ एफआईआर करा दी, वो बहुत बाद की बात है ना? पर उसको बहुत प्यार से आराम से हमें समझाना होगा। ये मैंने बताया था, दैट इज ट्रांसफेरेंस एंड काउंटर ट्रांसफेरेंस। याद आया? यस है ना? ट्रांसफेरेंस और काउंटर ट्रांसफेरेंस ये होता है, तो वो उसका हमें ध्यान रख के काम करना है, दोनों चीजों का। फिर आता है एट्रीब्यूट्स ऑफ इफेक्टिव हेल्पर प्रोफेशनल। अभी हमने पर्सनल चीजें जो हमें इनबिल्ट करनी थी अपने अंदर, प्रोफेशनल वे में कैसे करनी है। Individual in a profession of counseling requires appropriate training. The professional qualities play a role in counseling. This includes academic training, the typical counselor training, as well as practical training. Structured training program are now available from various institutes and professional bodies. जैसे डिप्लोमास हो गए, I did from NCERT. अब मेरा इंस्टीट्यूट भी डिप्लोमा चला रहा है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग का 1 ईयर का 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स। अभी मैंने आप लोगों को बताया भी था कि अभी सेंटर हमारा एक और जगह से अपडेटेड हुआ है, उसके कोर्सेज भी आने वाले हैं। तो दिस इज द एकेडमिक ट्रेनिंग, है ना? कि हमारे पास एक डिग्री सी हो, हमारे पास सर्टिफिकेट हो कि यस हम प्रॉपर काउंसलर हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग ली है, प्रॉपर पढ़ाई की है हमने उस एरिया, है ना? नेक्स्ट इज कॉम्पिटेंस। यहाँ तक क्लियर है? पहले ये बताओ। यस मैम, क्लियर है। यस मैम, आगे बढ़ जाए। यस मैम। Competence. Competence is earned through hard work and discipline. It involves understanding, insight, analyze, evaluate, and appraise. It is an ability to do something well. एक ability जो बहुत अच्छे से करें, हम उसकी बात को अंडरस्टैंड करके, उसको एनालाइज करके, पूरा इवैल्यूएट करके, उसकी हर चीज को अंदर से देख कर, मेरा स्किल, मेरा नॉलेज, मेरा सब कुछ मिला करके मैं पूरा 100% दे रही हूँ। कॉम्पिटेंस। Counseling ethics. To follow the all counseling ethics, which includes confidentiality, positive regard, non-judgmental, respect, etc. ये counseling ethics हैं और बहुत सारे हैं।
जो हमें अपने सेशंस के दौरान अप्लाई करनी है। कॉन्फिडेंशियलिटी, अपने क्लाइंट की बात बाहर डिस्क्लोज नहीं करनी है। पॉजिटिव रिगार्ड कन्वे करना है, नॉन जजमेंटल वे में काम करना है, अपने क्लाइंट को रिस्पेक्ट देनी है, सबसे ज्यादा जरूरी। बाकी चीजें भी बहुत जरूरी है, पर जब तक मैं रिस्पेक्ट ही नहीं दूंगी आगे काम बढ़ेगा ही कैसे, है ना? बेसिक हो गया ये तो ये काउंसलिंग एथिक्स और भी जो है वो हमें फॉलो करने जरूरी है ना? फिर आता है वैल्यू। A counselor is expected to have value like, किस तरह की वैल्यूज होनी चाहिए काउंसलर में? लव, ट्रूथफुलनेस, काइंडनेस, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, हेल्पफुलनेस, पीस, प्यार वाली, एक सच्चाई वाली, काइंड, बहुत थोड़ा सा काइंडनेस, ट्रस्ट, मुझ पे ट्रस्ट कर सके क्लाइंट, मैं अपने क्लाइंट की रिस्पेक्ट कर रही हूँ, मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ, और मैं शांत रहूँ थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे गुस्सा छोटी छोटी बातों पे आता है और मेरा क्लाइंट कुछ बोल गया और मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसको गुस्से में कुछ बोल दिया, क्या वो मेरे पास नेक्स्ट सेशन के लिए आएगा? नो मैम। तो शांति तो बना के रखनी ही पड़ेगी ना, है ना? The other relevant values are related to acceptance of individuals who are different and hence may have different values. बहुत सारे values ऐसे हैं कि हम डिफरेंट वैल्यू सिस्टम्स को, हम जो नोशन लेकर के चल रहे हैं, जो एक्सरसाइज या जो सिस्टम हम शुरू से फॉलो कर रहे हैं, ऐसे ही दूसरा इंसान भी अपने जन्म से कुछ ना कुछ वैल्यूज, कुछ ना कुछ सिस्टम से कुछ ना कुछ चीजें लेकर के चल रहा होगा। तो आई नीड टू एक्सेप्ट अपने क्लाइंट के वो वैल्यूज, वो नोशंस, वो प्रैक्टिसेस, तभी एक अच्छा काम हो पाएगा। क्योंकि मैं ये नहीं कह सकती कि जो मैं करती आ रही हूँ वही वाले लोग मेरे पास काउंसलिंग के लिए आए। मैं कुछ ठप्पा नहीं बना सकती कि ऐसे ही लोग आएंगे। आई एम सर्विंग अपनी पूरी सोसाइटी को, तो पूरी सोसाइटी के लोग आएंगे। क्या डॉक्टर कभी ऐसे कहता है कि मैं तो सिर्फ पैसों वालों का ही इलाज करूंगा? नो मैम। ऑब्वियसली नॉट, है ना? ऐसे ही हम लोग भी नहीं कहते और नहीं कह सकते हैं, वरना फिर प्रोफेशन कैसा? टीचर्स ये थोड़ी कहते हैं कि मैं तो इस बच्चे को ही पढ़ाऊंगी, मैं इस बच्चे को नहीं पढ़ाऊंगी, नहीं कहते। वैल्यू है, जो सोशल सर्विस वाला काम है, तो सोशल वाले एरिया में काम आता है, वो ऐसा ही होता है, सबके लिए करना है। तो सबको कब कर पाएंगे? जब हम सबको एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक कहानी पढ़ी थी, मुझे याद आ रही है इस चीज को लेकर के। एक टीचर थी और 5th क्लास में पढ़ाने जाती थी। अब जैसे ही वो स्कूल क्लास के अंदर एंट्री करती थी, तो वो एक बच्चे से, स्कूल में एक लड़का, उसकी क्लास में एक लड़का था, उससे वो बहुत नफरत सी करती थी। अब वो, उसका रीजन भी क्या था? ना तो वो पढ़ रहा था, ना उसके नंबर आ रहे थे, ना उसका ड्रेसिंग सेंस सही था, गंदे से कपड़े पहन के आ गया, बाल भी नहीं बने हुए थे, गुमसुम सा रहता था। तो सारे फनी एग्जाम्पल वो टीचर उस बच्चे के ऊपर ही डाल देती थी। बताओ, तुम बताओ क्या हो रहा है? वो बोल नहीं पाता था, पूरी क्लास हंसती थी। उसके अंदर मतलब एक हीन भावना से उस टीचर के अंदर डेवलप हो गई। चलो, अब डेवलप हो गई, उसके बाद जब रिजल्ट आया, ऑब्वियसली उस बच्चे का रिजल्ट बहुत ही खराब आया, वो पास भी नहीं हुआ ठीक से। और जब उसकी टीचर, मतलब प्रिंसिपल ने उससे उसका रिजल्ट मांगा कि अपनी क्लास के बच्चों का रिजल्ट दो, तो उसने कहा कि मेरी क्लास को तो इसने खराब किया हुआ है और इसको तो स्कूल से निकाल देना चाहिए, खराब है ये बच्चा। तो प्रिंसिपल ने कहा क्यों, ऐसा क्यों कहा आपने? कि देखो मैडम, इसका जो रिजल्ट है बिल्कुल खराब है, कुछ भी नहीं करता, ना अच्छे कपड़े, साफ कपड़े पहन के आता है, ना बाल के आता है, ना कुछ, और खराब सा ही क्लास में बिहेवियर है, गुमसुम सा बैठता है, पूछते रहो तो कुछ बोलता नहीं है, तो खराब ही है सब कुछ इसका। व्हाट प्रिंसिपल डिड, नेक्स्ट डे वो टीचर आई तो उसकी टेबल पे उसके प्रीवियस रिजल्ट्स रखे हुए थे। अब उसके प्रीवियस रिजल्ट रखे हुए थे तो वो देख करके बड़ी शॉक हुई कि भाई बहुत अच्छे मार्क्स, फर्स्ट आता था ये बच्चा, इतनी अच्छी परसेंटेज, इतना लिखा हुआ था उसके टीचर ने।
कि भाई ये इतना अच्छा बच्चा है, क्लास में फर्स्ट आता है, अच्छे से पढ़ता भी है, किसी से बदतमीजी नहीं करता है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स उसमें लिखे हुए। तो वो बड़ी शॉक हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है। प्रिंसिपल के पास गई, सर ऐसे कैसे हो सकता है, ये बच्चा अभी पहले तो ऐसा करता था, अब क्यों नहीं करता। तो उसने कहा कि अभी 2 महीने पहले ही उसकी मदर की डेथ हुई है ना, और पापा है नहीं उसके पहले से, तो ये किसी रिलेटिव्स के पास रह रहा है अपने, कोई ध्यान देने वाला है नहीं। अब उस टीचर को जब मेन और पता चला कि हुआ क्या है उस बच्चे के साथ, अब उसका माइंड बिल्कुल चेंज हो गया, इमोशंस थोड़े डेवलप हुए ना टीचर में, अराइज हुए कि यार ये क्या हो गया हमको, है ना। अब उसने क्या करना शुरू करा, अगले दिन घुसी, जो उसमें लिखा हुआ था वो ये था कि अगले दिन जो मैं पहले दिन उससे जब घुसी थी तो बस पूरी क्लास में एक बच्चा ऐसा था जिससे वो, क्योंकि वो आते ही ना, एक चीज मैं भूल गई, वो आते ही क्लास में सबसे पहले क्या बोलती थी, सब बच्चों को आई लव यू ऑल, सब बच्चों को बोलती थी। वो ये कहती थी खुद से कि मुझे पता है मैं ये झूठ बोल रही हूँ सबसे, क्योंकि एक बच्चा है जिससे एक हीन भावना सी है। अब वो जब इस बात को पता करने के बाद जब वो दोबारा अगले दिन इस क्लास में गई, उसने ये बोला आई लव यू ऑल, तो उसने क्या बोला बच्चों से कि अब आज भी मैं झूठ बोल रही हूँ, कि शायद उस बच्चे से ज्यादा लगाव है पूरी क्लास को छोड़कर। अब उसने धीरे धीरे उसको थोड़ा सा उसको खड़ा किया, अब उसको हंसना उसके ऊपर बंद कर दिया, मोटिवेट करना शुरू किया। तो अब उसने बच्चे ने इम्प्रूवमेंट दिखाया, उसके लिए थोड़ा बहुत लंच वगैरह भी लाने लगी, सब चीज करने लगी। बच्चा खुद से ही कपड़े धो रहा था तो धीरे धीरे उसको आ गए कपड़े धोने, सब चीज करनी। अब वो बच्चा वही वापस आ गया जिस पोजीशन पे वो एक समय में था। एंड मतलब बहुत लंबा वो है, पर एंड कहाँ होता है इसका स्टोरी का, कि वो बच्चा विदेश में जॉब कर रहा है, उसका वो मतलब इन द लास्ट डे ऑफ स्कूल वो क्या उसको गिफ्ट क्या करता है, एक अखबार में लिपटी हुई एक कंगन जिसके कुछ नग झड़ चुके हैं। तो उसने लिखा हुआ उस पे कि मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है पर ये मेरी माँ का कंगन है। अब एंड कहाँ है, जब वो विदेश में बच्चा चला गया, सब कुछ हो गया, उसके पास एक चिट्ठी आई विद अ टिकट फ्लाइट का कि भाई मैं अपनी माँ का इंतजार करूंगा, इस दिन मैं शादी कर रहा हूँ। वो वहां पहुंचती है, थोड़ा सा लेट हो गई किसी वजह से, सेरेमनी मतलब ट्रैफिक वगैरह कुछ नहीं पता चला होगा, शादी रोकी हुई थी उस बच्चे ने। और वो कंगन, जो कहते हैं ना कि बच्चे को देख के उस लड़के को देख के उसे बड़ा सुख का आनंद हुआ, और जब उसने उसको उस कंगन को हाथ लगाया। तो जब हम किसी क्लाइंट की या किसी इंसान के बिहेवियर में बहुत सीवियर चेंजेस नजर आते हैं, हमें धीरे धीरे चेंजेस अगर चेंज हो रहा है, हमें पता होना चाहिए और क्या है। इस वजह से काउंसलिंग बहुत जरूरी है। समझ आया? यस मैम। मैंने कहानी पढ़ी थी ना, यहाँ सेशन वैसे खत्म है। मैंने जब एक कहानी पढ़ी थी, मैं फेसबुक पे पढ़ी थी मैंने कहानी, एंड इट वाज लाइक मतलब हार्ट टचिंग सी थी। मैम हमारे स्कूल में भी मतलब मेरी क्लास में एक बच्चा था, तो वो ऐसे ही था, मतलब पढ़ता नहीं है बिल्कुल भी, मतलब बहुत लंबे लंबे से बाल, तो बाकी बच्चे जवाब दे रहे हैं, तो उससे एक दिन मैं बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया, तो मैंने उसको पास बुला के बहुत ज्यादा डांट दिया। तो फिर मतलब दूसरी टीचर आई, एक वो साथ से निकल रही थी, तो कह रहे सर क्या हो गया, मैंने पढ़ता ही नहीं बिल्कुल भी, पता नहीं क्या है इसको, कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं इतना समझा रहा हूँ समझ ही नहीं पा रहा उस चीज को। तो फिर उन्होंने बताया कि इसके जो मदर फादर हैं, उसके फादर की डेथ हो गई थी, और मम्मी उसको लेके एक मंदिर के बाहर बैठ के थोड़ा भीख भीख मांगती थी, तो उसकी वजह से वो थोड़ा उनके घर का माहौल ऐसा था, और मतलब बिल्कुल ही पढ़ नहीं पा रहा, उस वजह से थोड़ा डरा डरा सहमा सहमा सा भी रहता था, कुछ बोलता भी नहीं था क्लास में। तो फिर वही कि मतलब उसके बाद चेंजेस करे मैंने, मतलब थोड़ा उसको ज्यादा अपने पास बिठाया, थोड़ा 2 बार और समझा दिया, तो अभी उसके रिजल्ट ठीक ठाक आया अभी। तो मतलब देखिए वो कहीं ना कहीं
इमोशनली टूट रहे हैं अंदर से। मैम एमसीडी के स्कूल्स में ये बहुत बुरा हाल है बच्चों के साथ। मदर फादर लेबर वर्क के हैं और मतलब बहुत ज्यादा उनको कोई ध्यान देने वाला है नहीं। जिनके ध्यान देने वाले वो स्कूल भी जा रहे हैं, स्कूल के बाद जाके मम्मी पापा के साथ लेबर पे भी जा रहे हैं। तो काम करने से हाँ, तो उनके साथ बहुत बुरा हाल है इस चीज में। मेरे को बहुत अच्छे से याद है, आफ्टर 12th मैंने किया था जेपीटी का डिप्लोमा। वहाँ पे ना हमारी 2 महीने की ना अलग अलग स्कूल्स में ट्रेनिंग होती है, फर्स्ट ईयर में भी और सेकंड ईयर में भी। तो फर्स्ट ईयर में 1st to 5th क्लास तक होती है, सेकंड ईयर में 6th to 7th 8th क्लास तक होती है ना। तो जब फर्स्ट ईयर में मैंने किया तो मेरे को क्लास मिली 3rd क्लास, मेरे को अच्छे से याद है बहुत। अब उस क्लास के टीचर को जाना था 2-3 महीने की छुट्टी पे। अब उस क्लास मतलब मेरे को वो क्लास मिल गई, अब उस क्लास टीचर को जाना है, तो यानी उस क्लास टीचर का सब कुछ काम मुझ पे आ गया।